तो दोस्तों, वेलकम इन सेकेंड वीडियो ऑफ मोशन इन प्लेन। अब बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि पहला वीडियो आपने देखा, ये मान करके आप बैठेंगे, देख करके ही आप बैठेंगे तो ही आपको ये वीडियो अंत तक समझ में आएगा। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कुछ टर्म्स को बताने की। हियर वी आर लुकिंग फॉर मोशन इन प्लेन, और मोशन इन प्लेन की शुरुआत का हमारा ये दूसरा वीडियो है। मोशन इन प्लेन ये 11th का हमारा तीसरा चैप्टर आता है, और इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन मोशन को हम लोग समझते हैं। वी आर लुकिंग फॉर एन स्ट्रेट लाइन मोशन। लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली द स्ट्रेट लाइन मोशन इज। स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब होता है कि वन डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन मोशन मैंने आपको पहले बताया था। मान लीजिए मित्रों, ये एक चींटी है, ये यहाँ से यहाँ पे चल रही है, या यहाँ पे एक गेंद है, जो गेंद गोल 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 घूमती हुई यहाँ से यहाँ पे आ रही है। सो दीज ऑल आर परफॉर्मिंग एन स्ट्रेट लाइन मोशन और ए वन डायमेंशनल मोशन। अब टू डायमेंशनल मोशन यानी प्रोजेक्टाइल मोशन इसके बाद में आता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मोशन इन प्लेन, स्ट्रेट लाइन मोशन, इसको लगने वाले कुछ पैरामीटर्स। तो चलिए इन पैरामीटर को हम लोग समझते हैं। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी एंड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझाया था। यदि आप वेलोसिटी को समझ रहे हैं तो आप एक्सेलरेशन को आराम से समझेंगे। तो चलिए, हमारा आज का पहला शब्द है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? Acceleration is defined as rate of change of velocity with respect to time. यदि अपनी velocity change होती है with respect to time तो हम उसको acceleration बोलते हैं। यदि velocity constant है तो acceleration zero है, ये समझना। जैसे गाड़ी अपनी चल रही है, अपने हाथ में उसका एक्सेलरेटर है, हम बढ़ाते हैं तो इसको एक्सेलरेट बोल रहे हैं, यानी हम लोग उसका वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं। So in short, if we want to understand acceleration, तो acceleration होगा change in velocity with respect to change in time, that is v2 minus v1 upon t2 minus t1. Velocity is a vector quantity because velocity is displacement upon time, और displacement जो है वो vector है। तो ये होता है acceleration। एक्सेलरेशन को हम लोगों ने ये बोल दिया है। अभी हमने कहा है कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन ये चेंज होता है यदि डायरेक्शन चेंज होती है तो, यानी जो क्वांटिटी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे निर्भर है उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। उसके बाद में इट्स एसआई यूनिट इज, हमको पता है इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और एसआई यूनिट पता है तो उसका डायमेंशन निकालना बहुत इजी है। इट्स डायमेंशन इज L1 m0 t minus 2 एंड दिस इज व्हाट एंड डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। यहाँ आपको ये बहुत विस्तार से देखने को मिलेगा। ये नोट्स मैं आपको इस वीडियो के बाद में आपके सामने ये रख रहा हूं। नाउ यदि आपको suppose you are going to understand what is acceleration, so I am going to explain you what is exactly the average acceleration. तो यदि आप समझ गए हैं तो मैं acceleration के, अब इसका फोटो निकाल लो भाई। थ्योरी पार्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा और भीतर जाते हैं तो बच्चों देखो, ये एक्सेलरेट होने का मतलब क्या होता है कि हम चेंज इन वेलोसिटी, आप वेलोसिटी में चेंज कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। यदि आपका समय चेंज हो रहा है और समय के साथ आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम उस मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन मानते हैं। ये हम लोगों को यहाँ पे समझ में आता है। यहाँ पे वेलोसिटी जो होता है वो होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये होता है बच्चों चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट यदि चेंज होता है तो आपका वेलोसिटी चेंज होगा और आपका एक्सेलरेशन चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज होगा और वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा।
डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया है। तो ये वेक्टर है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के साथ बदलता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। अब मैं आपके सामने दूसरी टर्म रख रहा हूं, एवरेज। एवरेज एक्सेलरेशन। आप देखते हैं द डेफिनेशन रिमेन्स सेम। द एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। यहां पे कहा गया है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि v2 minus v1 upon t2 minus t1, and this is what we call as the average acceleration, change in velocity with respect to time। एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो मान लीजिए लेट हमारी एक वेलोसिटी v1 है 4 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और v2 है 10 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इसका समय है 4 सेकेंड और इसका समय है 6 सेकेंड। मोटा मोटा हम लोग समझ लेते हैं कि पहले 4 से हम लोग 10 की वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं। पहले 4 पे जब 4 सेकंड है तो हमारे गाड़ी की वेलोसिटी 4 है, जब 6 सेकंड हो गया तो उसको हमने 10 किया। हाँ, यानी पहले ही 4 है और 4 से हमने 10 कर लिया। तो आपका एक्सेलरेशन कितना हुआ? तो मैं कहूंगा बेटा वेलोसिटी का चेंज कितना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का। तो v2 कितना था आपका 10 और फिर v1 कितना हो गया 4। जब 10 था समय कितना था 6, फिर समय कितना हो गया 4। 10 माइनस 4 कितना हो गया बेटा 6। 6 माइनस 4 कितना हो गया बच्चों 2। 2 3 का मतलब 3 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट वुड बी योर एक्सेलरेशन। कि 3 किलोमीटर पर सेकेंड में आपने ये बढ़ाया, इसलिए आप 3 3 6 का डिफरेंस गिरा 2 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में 4 3 7 और दूसरे सेकेंड में और 3 7 10। तो ये इसका एवरेज एक्सेलरेशन हुआ। इस एवरेज एक्सेलरेशन रहे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इट्स डायमेंशन इज L1 m to t minus 2, ये कांस्टेंट रहेगा। नाउ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को भी मैंने पहले वीडियो में अच्छे से डिफाइन किया है, वेलोसिटी के साथ शब्द वही रहेगा। नाउ व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? तो ये होता है एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट, यानी उस समय का एक्सेलरेशन। उस समय मतलब एट दैट इंस्टेंट। मान लीजिए मैं आपको ये पूछता हूं कि इट्स उसका डेफिनेशन यदि आप देखते हैं इंस्टेंटेनियस का, तो मैं आपको ये समझाऊंगा। यहाँ पे इसको अरे बाप रे, यहाँ पे इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब मैं आपको ये कहता हूं कि मान लीजिए बच्चों ये एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है और आप हमको पूछ रहे हैं कि सर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है। तो मैं ये कहता हूं बेटा, इसको मैं डिफाइन टाइम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज instantaneous acceleration. I said then time limiting value. I said time limiting value of the average acceleration is called as instantaneous acceleration. तो सर ये हमको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई टाइम लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या। मैं आपको फिर से समझाता हूँ। आप 9 बजे आपकी गाड़ी जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर चल रही है, फिर 9:01 में आपकी गाड़ी 51 किलोमीटर, यानी 1 मिनट में आपने सिर्फ 1 किलोमीटर गेन किया। 9:02 में आप 52 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हैं। 3 आप 53 किलोमीटर की चल रहे हैं। 4 आप 54 चल रहे हैं। यानी हर मिनट में जो आपका वेलोसिटी है 1 किलोमीटर पर आवर से बढ़ रहा है। सो आई वॉन्ट टू आस्क यू फॉर एवरी मिनट, यदि आपका वेलोसिटी जो है वो 1 किलोमीटर पर सेकेंड से बढ़ेगा, तो मैं पूछता हूं बच्चों आपका 9:03 पे गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना था? तो इनिशियल माइनस यानी 53 माइनस 50 डिवाइडेड बाय इसका समय माइनस इसका समय, यानी हम पूछते हैं एग्जैक्टली 9:03। तो मैं यहां से ये माइनस नहीं कर सकता हूं, मुझे उसी समय का आपका एग्जैक्ट एक्सेलरेशन चाहिए एट दैट इंस्टेंट, यानी उसका इनिशियल टाइम भी वही होगा और फाइनल टाइम भी वही होगा। इसलिए हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जब लिखते तब हम लोग क्या करते, एवरेज की डेफिनेशन में लिमिट del t टेंड्स टू 0 ये बोल देते हैं, तो वो हो जाता टाइम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इसी को इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। ये मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट में भी बढ़िया समझाया, तो आप सिंपली समझ लीजिए बेटा, टाइम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज इंस्टेंटेनियस, टाइम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेयर एज हियर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और अच्छे से समझना है तो इट इज डिफाइंड एज द टाइम लिमिटिंग वैल्यू, दैट इज द वैल्यू एट दैट इंस्टेंट। अब हम आपको लेके जा रहे हैं एकदम सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ मोशन इन प्लेन, दैट इज वी कॉल्ड एज ग्राफ थ्योरी, एंड यू विल एंजॉय दिस ग्राफ थ्योरी। बहुत सिंपल है। तो सबसे पहला ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो यहां पे मैं हेडिंग लगा रहा हूं, पोजीशन टाइम ग्राफ of an object at rest. Position time graph of an object at rest. बच्चों, रेस्ट का मतलब होता है नो मूवमेंट, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। किसके हिसाब से? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से। यानी मैं आपको यहां ग्राफ निकाल के बता रहा हूं, ऑन एक्स एक्सिस देयर इज ए टाइम, on y-axis there is a displacement। तो यहाँ पे ये 0 है। Let us understand that here I can say that your x remains constant। आप बच्चों जरा देखिए, ये बहुत सिंपल पार्ट है, फिर भी समझा रहा हूँ। समय है, मान लीजिए मैं ये मानता हूँ कि यहाँ का समय हम t1 लेते हैं, फिर यहाँ का समय बच्चों हम लोग t2 लेते हैं, फिर यहाँ का समय हम लोग t3 लेते हैं, और यहाँ का डिस्प्लेसमेंट x1 लेते हैं। मैं आपको पूछ रहा हूं, जब मैं t1 टू t2 जा रहा हूं तो भी आपका डिस्प्लेसमेंट x1 है, मैं t2 t3 जा रहा हूं तो भी आपका डिस्प्लेसमेंट x है। इसका मतलब जैसे जैसे समय यानी कि टाइम इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू t1, t1 टू t2, t2 टू t3, योर डिस्प्लेसमेंट इज रिमेन्स सेम, देन आई कैन से द थिंग इज एट रेस्ट। वो चीज क्या है बच्चों? रेस्ट में है। यानी मैं आपको ये बता रहा हूं कि मान लीजिए मोबाइल है, ये मोबाइल मेरे हाथ में है, इस मोबाइल को मैं इस पोजीशन में ऐसे रखता हूं, इस पोजीशन में रखता हूं। अब देख लीजिए ये इस सेकंड में भी यहीं पे है, दूसरे सेकंड में भी यहीं पे है, तीसरे सेकंड में भी यहीं पे है। यदि ये मोबाइल अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग ये कहेंगे कि ये जो है ये रेस्ट में है। सो दिस इज व्हाट सिंपली कॉल्ड एज रेस्ट। अब आप यहां पे इस ग्राफ का यदि आप स्लोप देखते हो तो स्लोप ये 0 है। इसको बढ़िया समझते हो तो ये लाइन और एक्स एक्सिस ये एक दूसरे को कैसी आ रही है बच्चों? पैरेलल आ रही है। तो द डिस्प्लेसमेंट लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, दैट इज द टाइम एक्सिस, एंड द स्लोप इन दिस प्रोसेस इज 0। चलिए, ये हमने समझ लिया है। अब हम लोग ये समझते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द पॉजिटिव। चलिए, तो मैं हेडिंग लगा रहा हूं बच्चों, बिल्कुल ठीक ठीक हेडिंग लगा रहा हूं, एकदम चिल्लर चीज है। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग with uniform velocity, that is we called as uniform velocity along positive x axis। यह एक शब्द इन्होंने दिया है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझते हैं व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? कोई बात नहीं, ऑन एक्स एक्सिस क्या ले लिया बच्चों हमने? टाइम ले लिया। ऑन वाई एक्सिस क्या ले लिया बच्चों हमने? डिस्प्लेसमेंट ले लिया। बिकॉज पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्स माने हमारे लिए पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट यानी उसका हो गया पोजीशन, और सॉरी यस, तो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, कोई बात नहीं है। मान लीजिए यहां पे मैं ग्राफ निकाल रहा हूं ऐसे, शून्य से ये ऐसे निकल रहा है। इसको मीनवाइल समझते हैं हम। मान लीजिए यहां पे समय है t1
और इसका डिस्प्लेसमेंट है x1। फिर यहां से यहां जा रहे हैं t2, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट है x2। फिर यहां से यहां जा रहे हैं हम लोग t3, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट है हमारा x3। तो एज टाइम चेंजेस फ्रॉम 0 to t1, the displacement changes from 0 to x1. Time changes from t1 to t2, displacement is changes from x1 to x2. Time changes from t2 to t3, displacement is changes from x2 to x3. यानी ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट। तो इस ग्राफ से हमें ये समझ में आ रहा है कि जैसे समय बढ़ रहा है उसी रफ्तार में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। तो जितने अमाउंट में यहां पे टाइम बढ़ रहा है उतने ही अमाउंट में यहां पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन टाइम एंड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम अमाउंट में यहां पे चेंज आपको दिख रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब मुझे बताइए यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है? तो व्हाट इज वेलोसिटी? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। यदि चेंज डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज हो रहा है वो टाइम के हिसाब से सेम हो रहा है, मतलब जितना समय चेंज हो रहा है यदि उतना ही डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो हम उसको यूनिफॉर्म मानते हैं। तो इसलिए यहां पे ये क्या हो गया बेटा? यूनिफॉर्म हो गया। अब आप देखोगे कि यदि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी यहां पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होने के कारण यहां पे यदि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब समान चेंज हो रहा है, अब इसका चेंज ही सेम है थ्रू आउट, तो कोई भी पॉइंट की वेलोसिटी लेंगे तो आप वो सेम आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो सेम है, यहां पे सेम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी। तो इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको यहां पे सारी चीजें मिल जाएगी। नाउ हमारा तीसरा ग्राफ है, सेम ग्राफ हमको दिया गया है, पोजीशन टाइम ग्राफ of an object moving with uniform velocity along negative x-axis। अब यहां पे हमने पॉजिटिव x-axis कहा है और अब हमें बोला गया है नेगेटिव x-axis। तो पहले इस पॉजिटिव x-axis को समझते हैं। क्या हम टाइम बढ़ा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है? यस। क्या हम यहां टाइम बढ़ा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है? यस। टाइम बढ़ा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है? यस। तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव x-axis। एज टाइम इंक्रीजेस its displacement is also increases। अब मैं आपको इसी ग्राफ के माध्यम से निगेटिव एक्स एक्सिस को समझाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए बच्चों हम समझते हैं अबाउट इट्स निगेटिव एक्स एक्सिस। इसको ला रहा हूं वापस, थोड़ा कट गया था। पोजीशन आई विल राइट हियर निगेटिव एक्स एक्सिस। तो दिस इज व्हाट y, दिस इज व्हाट x। Here there is a time t, here there is a displacement x। अब मजे की बात यह है कि हमने यहां से नीचे आना है। So here I start reducing। तो मैं यहां पे ये कह रहा हूं आपको कि मान लीजिए यहां का समय t1 है, यहां का समय x1 है, यहां का समय मान लीजिए t2 है, यहां का समय x2 है, यहां का समय t3 है, यहां का समय x3 है। From this graph, it has been clear that जब हम लोग 0 to t1 मूव कर रहे हैं, 0 to t1 मूव कर रहे हैं, तो ये जो भी, या फिर हम t1 to t2 मूव कर रहे हैं तो ये x1 to x2 मूव कर रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट इज रिड्यूसिंग, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है तो यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो क्या आ रही है बेटा? निगेटिव आ रही है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज द निगेटिव। यूनिफॉर्म तो है, यानी जितना टाइम उतना ही डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कम। पहले इसमें क्या था? जितना टाइम उतना ही डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज निगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों? नेगेटिव एक्स एक्सिस। दिस इज द सिंपल थिंग, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये आपको समझ में आ गया, जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे आपका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है।
अब इसने कहा है कि पोजीशन टाइम ग्राफ एंड पार्टिकल विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए ये भी समझा देता हूं आपको। यूनिफॉर्म की जगह पे नॉन यूनिफॉर्म, तो विथ यूनिफॉर्म को हटा रहा हूं और यहां पे डाल रहा हूं एक नया शब्द आपके लिए, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझते हैं। फिर दो एक्सिस निकाल रहा हूं, इधर को है एक टाइम एक्सिस और इधर को है एक डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। ये है आपका 0। यहां से यहां जब जाते हैं तो हम लोग कुछ इस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, यानी समझते हैं। बोलिए ये कौन है बेटा T1, यहाँ पे कौन है X1। अब मैं यहाँ पे गया, कौन है बेटा T2, यहाँ पे कौन है X2। फिर मैं यहाँ गया बेटा, कौन है T3 और यहाँ पे कौन है बेटो X3। सो दिस इज सिंपली वी कॉल्ड एज व्हेन टाइम चेंजेस फ्रॉम T1 to T2। When time changes from T1 to T2, the displacement is changes X1 to X2। आप देख लीजिए जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ ये इतना हुआ। When time changes from T2 to T3, the displacement changes from X2 to X3। जब T2 से T3 चेंज हुआ तो समय जो T1 to T2 चेंज हुआ था उतना ही यहाँ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो अचानक से बढ़ गया। यहां जाएंगे तो और बढ़ेगा, यानी टाइम हम प्रोपोर्शनेट टाइम बढ़ा रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो प्रोपोर्शनेट नहीं बढ़ रहा है, वो उतना ही नहीं बढ़ रहा है। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो पहले कम, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, ऐसा बढ़ रहा है। तो इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। यानी सम प्रमाणात, ज्यादा मराठीत आपण सम प्रमाणात म्हणतो की जेवढ्या प्रमाणात टाइम बदलला तेवढ्याच प्रमाणात डिस्प्लेसमेंट बदलत नहीं आहे, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं बदल रहा है, और इसीलिए हम लोग इसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी तो रहेगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो इसलिए इसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम लोगों ने कह दिया है। तो चलिए ये भी हमने बता दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन यू दी position time graph and object performing oscillatory motion with a constant speed। अब oscillatory motion को मैं आपको पहले समझाता हूं, फिर ये जो विषय है ये कोई खास विषय हमारे लिए है नहीं, मैं 2 मिनट में आपके सामने ये विषय रख देता हूं। हमें और जीने की, ये मैं निकालता नहीं हूं, समय बचाता हूं। चलिए आइए इधर या अरेंज। चलिए पहले तो ऑसिलेशन को हम समझते हैं। टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन। यानी अपने मीन पोजीशन से वो टू यानी कि बाहर जाना, फिर मीन पे आना, फिर अंदर आना, यहाँ से इधर जाना, मीन पे आना, इधर जाना, फिर मीन पे आना, फिर इधर जाना, फिर मीन पे आना, फिर इधर जाना, एंड दिस मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। सो ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड एज टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। आई राइट हियर टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अपनी मीन पोजीशन से यदि हम लोग टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करते हैं, सर उदाहरण मान लीजिए सिंपल पेंडुलम है, ये मीन पे इधर गया, फिर मीन पे आया, फिर इधर गया, फिर मीन पे आया, फिर इधर गया, फिर मीन पे आया, फिर इधर गया, दिस मोशन इज कॉल्ड एज सिंपल ऑसिलेटरी मोशन। तो हम यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है अपने बराबर। आप देखो, आई होप आपको दिख रहा है ये। चलिए यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है ये अपना ऊपर जा रहा है मीन पे, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। यानी डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अप टू द पीक वैल्यू। यह है v मैक्सिमम वैल्यू और यह है v मिनिमम वैल्यू। एज टाइम इंक्रीजेस देयर वेलोसिटी इज डिक्रीजेस अप टू द मिनिमम वैल्यू। एज टाइम इंक्रीजेस वेलोसिटी इज आल्सो इंक्रीजेस, अगेन डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस। सो एज टाइम चेंजेस द डिस्प्लेसमेंट इज चेंजेस इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ये जाता है। इसमें पॉजिटिव चेंजेस भी है और निगेटिव भी। जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे पॉजिटिव भी चेंज हो रहा है और निगेटिव भी चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन विथ ए कांस्टेंट। इसमें स्पीड जो है वो यानी कि कांस्टेंट है, ये बढ़ रहा है कांस्टेंट, फिर रिड्यूस हो रहा है, फिर बढ़ रहा है कांस्टेंट, फिर रिड्यूस हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर रिड्यूस हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। यदि बच्चों ये विषय आपको समझ में आया है तो मैं पूरे ताकत के साथ बोलता हूं, अभी मेरा y एक्सिस पे कौन था बेटा, डिस्प्लेसमेंट, और x एक्सिस पे कौन था बेटा, टाइम। बस मैं y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट हटा करके वहां पे
वेलोसिटी डालता हूं तो यही सारी चीजें मेरे लिए एक्सेलरेशन में आ जाएगी। तो देखिए, सो हियर आई विल रिड्यूस द टाइमिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन। मैं एक्सप्लेनेशन का समय बचाता हूं और यही ले लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझा पाऊं। तो देख लीजिए, सो हियर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ जीरो एक्सेलरेशन क्यों है? तो इस एक्सिस पे कौन है बेटा? वेलोसिटी। इस एक्सिस पे कौन है बेटा? टाइम है। चलिए समझते हैं। जब टाइम t1 है तो मान लीजिए वेलोसिटी कितना है? v0। जब टाइम t2 है तो वेलोसिटी कितना है बेटा? v0 है। तो यानी जब टाइम t1 टू t2 चेंज हो रहा है तो आपका वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है कि वही है? वही है। नाउ व्हाट इज योर एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो यहाँ पे आपका v2 कितना है बेटा? v2 बोले तो यहाँ का v2 कितना है बेटा? v0 ही है। ये देखिए इधर का भी v0 ही है। तो v0 माइनस, और t1 का वेलोसिटी कितना है? v0 ही है। तो v0 माइनस v1 इज इक्वल टू t2 माइनस t1। अब दोनों समान है तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी 0। तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है बच्चों? यहाँ पे 0, और दिख ही रहा है ना। मुझे बताइए, देखने की जरूरत नहीं, जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो शून्य होना है, जहां पे वेलोसिटी चेंज ही नहीं है। बिकॉज व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हियर वी कैन से दैट मूविंग विद द जीरो एक्सेलरेशन। तो यहां पे ये चीज क्लियर हो गई। एकदम ग्राफ थ्योरी चिल्लर है भाई। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आप देखिए क्या आपको इसमें सिखाना है मित्रों। देखिए, फिर भी सिखा रहा हूं। सिखाने को भी बहुत कुछ है। देख लीजिए बेटा, एक्स एक्सिस पे कौन है? यहाँ पे टाइम है, और यहाँ कौन है बच्चों? वेलोसिटी है। तो हम ये समझते हैं कि जब टाइम t1 है तो यहाँ का वेलोसिटी जो है वो v1 है, एंड व्हेन टाइम चेंजेस फ्रॉम t1 टू t2 its velocity is getting changes from v1 to v2. When time changes from time t1 to t2 its velocity is being changes from v1 to v2. तो t1 से t2 जब जा रही है तो ये v1 to v2 जा रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। So let us understand what is acceleration. Acceleration is rate of change of velocity with respect to time. The velocity is v2 minus v1 upon t2 minus t1, and this is what we call as the acceleration. अब यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्यों है? तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की तरफ जा रहे हैं बिकॉज टाइम इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, यानी रेट ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ये जो है ये पॉजिटिव है, ये बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव है, इसलिए एक्सेलरेशन भी इसका पॉजिटिव है। सर फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे होगा? तो नीचे आएगा, ये देखिए ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहां आप देख सकते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है। चलिए चेक करते हैं। यहां देखिए टाइम t1 है तो यहां पे वेलोसिटी v1 है। जब टाइम t1 टू t2 जा रहा है तो वेलोसिटी क्या आ रही है? v2। यानी टाइम बढ़ा तो वेलोसिटी घटी, नीचे की तरफ आई, वहां ऊपर गई थी तो यहाँ पे वेलोसिटी नीचे आती है। इसी का मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज गेटिंग नेगेटिव। यानी टाइम का बढ़ना, वेलोसिटी का घटना, नेगेटिव एक्सेलरेशन। टाइम का बढ़ना और वेलोसिटी का भी बढ़ना तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सो दिस इज सिंपली कॉल्ड एज नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस। आप वेलोसिटी को अच्छे से समझ गए। आप ही बताइए, यहाँ पे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा? जितने अमाउंट में टाइम बदल रहा है उतने अमाउंट में यहाँ पे वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, यहाँ पे टाइम उतना ही बदल रहा है लेकिन एक्सेलरेशन चेंज अलग है। वहां पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मतलब सिंपल है, सेम अमाउंट में यदि टाइम बदल रहा है तो उतने ही अमाउंट में आपका एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा है। दिस इज सिंपली नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो चलिए मेरे अजीज दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है, वक्त आने पे बता देंगे तुम्हें ए आसमां। क्या बात है। चलिए, तो अब वो वक्त आ गया है कि हमको अब डिफाइन करना है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मित्रों, मैं जा रहा हूं आज के इस क्लास का
इक्वेशन ऑफ मोशन। आज मैं आपको पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों इक्वेशन, इसके ऊपर मैं आपको ये तीनों इक्वेशंस को चेंज करके बता रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं। यदि आप 10वीं कक्षा करके आए मतलब आए ही है, यदि आप 10th क्लास करके आए हैं तो ऑलरेडी आपको इस इक्वेशंस के बारे में पता है। आज मैं इन्हीं इक्वेशंस को पुनः एक बार आपके सामने प्रूफ करने वाला हूं। तो देख लीजिए, यहां पे मैं आपके सामने तीनों इक्वेशन रख रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मैं टाइम ले रहा हूँ और वाई एक्सिस पे मैं वेलोसिटी ले रहा हूँ। ऑन वाई एक्सिस देयर इज ए वेलोसिटी, ऑन एक्स एक्सिस देयर इज ए टाइम। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेलोसिटी एज वेल एज टाइम। वेलोसिटी और टाइम को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। हाँ, यहाँ पे डेफिनेशन का आना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन आती है तो ही सब कुछ है, अन्यथा कुछ भी नहीं। आप जानते हैं कि वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है उसका डेफिनेशन जानते हैं, तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा बच्चों। देखिए, ऑन एक्स एक्सिस देयर इज ए टाइम एंड ऑन वाई एक्सिस देयर इज ए वेलोसिटी। मैं पहला, दूसरा और तीसरा इक्वेशन यहाँ पे प्रूफ करने वाला हूं। तो आप देख लीजिए, अब डेरिवेशन है, जब भी डेरिवेशन रहेगा वो नोट्स का कोई काम नहीं हमको, वी आर गोइंग टू डिराइव दिस डेरिवेशन। चलिए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल पोजीशन है, हम मानते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यहां पे है एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, यानी P टू Q। तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन क्या हुआ बच्चों? P हुआ, और ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन क्या हुआ बच्चों? Q हुआ। So when it is at the P, their time is T1, and when it is at the Q, their time is T2। तो मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी जब ये P पे था तो इसने कहाँ से वेलोसिटी बढ़ाना चालू किया? U से, और जब ये यहाँ पहुंचा तो मान लीजिए इसकी फाइनल वेलोसिटी बन गई V। तो और जब ये P से Q बढ़ रहा है तो इसकी वेलोसिटी जो बढ़ रही है वो सेम बढ़ रही है। देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी सिमिलर वे, यानी जितने अमाउंट में टाइम बढ़ रहा है उतने ही अमाउंट में वेलोसिटी बढ़ रही है। सो चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट इज आई कैन से इट इज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी यहां पे मैं लिखता हूं, लेट द ऑब्जेक्ट इज एट P having velocity U, and it is changing to V to time T2, hence it has यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है बच्चों? ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो मैं आपको पूछता हूं, what is the acceleration? So I'll call it, what is the acceleration over here? Change in velocity with respect to change in time। अब t1 कितना है बेटा? 0 है, और t2 पकड़ते अपन t है। तो I ask you what is change in velocity? That is the final velocity minus initial velocity upon final time to initial time। So acceleration बराबर होता है, what is your final velocity? Q का final velocity कितना है बेटा? V। So I'll take here V। आपका initial velocity कितना है बेटा? U upon आपका जब T2 है तो वो कितना लिया बेटा हमने? T, और initial time कितना है बेटा? 0। तो A बराबर होता है V माइनस U अपॉन T। T इधर आ गया, A इंटू टी इज इक्वल्स टू V माइनस U। U को इधर लाया तो V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, and I would like to call this is first equation of motion। This is the first equation of motion, that is V बराबर U plus AT। Here V is the final velocity, U is the initial velocity, and A is the acceleration। आ गया? चलिए आ गया। Now I want to find the displacement when object move from point P
2q, then displacement covered by it. जब ये यहां से यहां गया तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये निकालना है। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय एरिया अंडर द कर्व। तो ये जो कर्व है, इस कर्व के अंडर कितना एरिया आता है वो आपको देता है डिस्प्लेसमेंट। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि इसके अंदर का हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बच्चों यदि इसके अंदर का हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो यहां पे हमें एक समस्या ये जा रही है कि इसके अंदर का जो एरिया है वो प्रॉपर शेप में नहीं है। तो हमें साइंस ये अनुमति देता है कि यदि आप इस शेप को नहीं जानते हो तो इसको आप कुछ लाइन ड्रॉ करके पी क्यू आर एस, इसको ओ कहते हैं, तो आप इसको ऐसे इसमें डिवाइड कीजिए कि आपके लिए वो नोन शेप हो जाए। तो बिल्कुल हमारे लिए नोन शेप हो गया ये। अब मुझे बताइए, क्या मैं इस कर्व के अंदर का एरिया निकालना चाहता हूं तो क्या मेरे लिए ये एक ट्रायंगल बन गया है बच्चों? जी हाँ। क्या मेरे लिए ये एक रेक्टेंगल बन गया बच्चों? जी हाँ। तो मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए मैं आपको ये कहता हूं, दिस इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन होगा बेटा? पी आर एस ओ, ये आ गया। अब आप डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय एस, so area under the triangle is given by half into base into height अधिक what is the area of rectangle? Length into width, so I'll say length into width। अब यहां समझना थोड़ा सा आसान होगा। what is the base of triangle? तो ये होता है बेस इसका आर पी। तो ये r क्या है बेटा? यहाँ पे t माइनस 0, तो बेस होगा इसका t माइनस 0 इंटू, और वही ट्रायंगल की हाइट क्या होगी बेटा? ये क्यू आर कैसे निकालोगे? तो यहाँ ये हाइट के लिए ये माइनस है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, सो दैट इज व्हाट योर v माइनस u, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, प्लस व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल? फिर से वही आएगा, लेंथ इज दिस लाइक t माइनस 0, तो यहां आ जाएगा t माइनस 0 इंटू व्हाट इज द विड्थ इज गिवन बाय फाइनल u माइनस 0, तो ये बन जाएगा u माइनस 0। फिर से एक बार समझा रहा हूं, ये लेना है तो दिस लेंथ कैसे लोगे? रेक्टेंगल का लेंथ दिस माइनस दिस, ये लेंथ हो गया ना बेटा, ये लेंथ, सो दिस माइनस दिस यानी t माइनस 0, और हाइट this minus this and u minus 0. Triangle, what is the base? This minus this and t minus 0, and what is height? v minus u, ये आ गया। तो यहाँ पे s बराबर आपका आ जाएगा 1/2 v minus u into t प्लस u into t। तो यहाँ पे लगभग आपका सॉल्व होता है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AD स्क्वायर। बट आप मुझे बताइए, यदि मैं यहां जाता हूं तो यहां मुझे क्या मिलता है? A बराबर मिलता है v माइनस u अपॉन t, देयरफॉर v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू t। तो मैं यदि प्रीवियस को थोड़ा सा रेफर करता हूं बच्चों, तो मुझे ये डेरिवेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा, v माइनस यू बराबर AT आता है, तो ये v माइनस यू की जगह पे मैं AT डाल सकता हूं। तो S इज इक्वल्स टू हाफ u माइनस v की जगह पे a इंटू टी प्लस ut, तो S इज इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर प्लस ut, यानी S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
यहां पे s कौन है बेटा? डिस्प्लेसमेंट u, इनिशियल वेलोसिटी a, एक्सेलरेशन एंड t, टाइम आ गया। ठीक इसी तरीके से हम लोग इसका तीसरा इक्वेशन भी समझ सकते हैं। मुझे पता है बच्चों कि वीडियो जो है थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, लेकिन टॉपिक जो है बहुत सिंपल है। और मैं इस तीनों इक्वेशन को, अब मैं दूसरा इक्वेशन निकाल के आपको बोलूं कि बेटा तीसरा इक्वेशन आप रहने दीजिए, तो फिर समस्या होगी। तीसरे इक्वेशन के लिए आई विल से द डिस्प्लेसमेंट कैन बी गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट ऐसे s इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम से भी मिल सकता है हमको। तो एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज अ डिस्प्लेसमेंट। यानी ये फॉर्मूला कहां से लाया? अरे बापा, व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वहीं से तो लाया। अच्छा, फिर इसको कैसे निकालोगे? अरे निकाल देना, रुको जरा, सब्र करो। हमें और जीने की चाहत न होती। डिस्प्लेसमेंट को निकाला, और ये बाप रे, इंदलान परी गुरुजी हैज टॉट मी व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? v फाइनल प्लस इनिशियल अपॉन 2, है ना? फाइनल और इनिशियल डिवाइडेड बाय 2 हो गया एवरेज। तो s इज इक्वल टू क्या होगा? v प्लस u अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम t। s इज इक्वल टू, मैं 1/2 लिखता हूं यहां पे। v प्लस u को मैं v माइनस यू अपॉन v माइनस यू से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे t रख देता हूं। तो गणित क्या मुझे इसका परमिशन देता है? जी हाँ, v माइनस यू गेट कैंसल। तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में समान चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको परमिशन मिलती है। तो मैंने कुछ नहीं किया बेटा, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू डाली t, और ये सेटल लिटिल बिट एडजस्टमेंट है। मुझे पता है क्या पता है? x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये जो होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक्सप्लेनेशन है, एक्सपांशन है। तो हाफ में इसको लिख रहा हूं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन वी माइनस यू इंटू टी। बट आई नो दैट व्हाट इज एक्सेलरेशन, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन टी। तो मैं यहां मैं मुसाफिर हूं, तू मुसाफिर है। I want to replace this v minus u. So here v minus u is equals to into t. तो मैं s बराबर हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इसकी जगह पे डाल रहा हूं a इंटू टी, दिस गेट कैंसल, ये a और 2 इधर ला रहा हूं। 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको लिख रहा हूं मैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस as, and this is the third equation of motion। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यह का तीसरा इक्वेशन। सो दिस इज व्हाट सिंपली डिस्प्लेसमेंट के दो तरीके होते हैं और 3 इक्वेशन। अच्छा भैया 3 इक्वेशन क्या हुए? तो पहला क्या हुआ? v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस as। जब तक जीवित हो, जब तक साइंस में हो, ये तीनों इक्वेशन अपने दिल में रखो, जगह रखो, इक्वेशन भी रखो। चलो, तो यहाँ पे हमारे तीनों इक्वेशन प्रूव हो गए और मोशन इन प्लेस का एक ऑलमोस्ट सब पार्ट खत्म हो गया। कुछ न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग इसमें करने वाले हैं, तो आप दिल थाम के बैठिएगा। हम इसके कुछ इक्वेशंस भी लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन तब तक के लिए हम करते हैं बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।